Good afternoon students. I am Sudesh Sangwan, your geography teacher. Dear students, जैसा कि आपको पता है कि हम 8 चैप्टर जो है हमारे कंप्लीट कर चुके हैं. Now we will discuss chapter 9, that is solar radiation, heat balance and temperature. Dear students, do you feel air around you? Yes. Do you know that we live at the bottom of a huge pile of air? We inhale and exhale, यानी कि हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं. But we feel the air when it is in motion. It means air is motion is wind. Dear students, now we will discuss our topics of this chapter. The first introduction, second solar radiation, यानी कि सोलर जो सन है उससे जो रेडिएशन आती हैं. नेक्स्ट है वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन, नेक्स्ट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जो इंसोलेशन में जो विभिन्नताएं हैं. फिर हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, हीटिंग एंड कूलिंग यानी कि एटमॉस्फेयर का ठंडा होना और गर्म होना. तो इसमें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट है हीट बजट ऑफ द प्लेनेट अर्थ, यानी कि प्लेनेट के ऊपर जो हीट बजट, जैसे कि सन से जो रेज आती हैं कितनी आती हैं, कितनी एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं, कितनी हमारी अर्थ के ऊपर पहुंचती है और कैसे फिर अर्थ उनको रेडिएट करती है. तो ये आज हम इस वीडियो में इतना यहाँ इस टॉपिक तक ही डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए, सबसे पहले द अर्थ रिसीव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन, यानी कि अर्थ जो है जो अर्थ जो है अपनी ऊर्जा का काफ़ी सारा भाग, यानी कि लगभग सारा भाग ही सूर्य से अब्जॉर्ब करती है. इसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन करनी है कि जो अर्थ है, देखिए, द अर्थ रिसीव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन. द अर्थ इन टर्न रेडिएट्स बैक टू स्पेस द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन, यानी कि अर्थ जो एनर्जी लेती है उसको फिर वो सन के पास वापस भेज देती है. तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि इसमें जो अर्थ जो इस के बीच में जो अर्थ ने उसको रिसीव किया फिर उसको वापस भेजा, तो अर्थ इसके बीच में क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है. अर्थ नाइदर एज ए रिजल्ट द अर्थ नाइदर वार्म और नोर डज इट गेट कूल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अर्थ जो है इसका रिजल्ट ये होता है कि जैसे वो एनर्जी लेती है और फिर वो एनर्जी को रिलीज कर देती है, वापस सन के पास भेज देती है, तो वो न तो ज़्यादा गर्म होती है और न ही ज़्यादा ठंडी होती है. यानी कि वो न तो हद से ज़्यादा, एक बार वो गर्म हो जाएगी फिर कुछ एक देर के बाद वो ठंडी हो जाएगी. तो ये जो एनर्जी रिसीव करती है उससे ये न तो ज़्यादा ठंडी होती है और न ही ज़्यादा गर्म रहती है. दस द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम. जो अर्थ रिसीव करती है जो एनर्जी, वो हर एक जगह पर सेम नहीं होता है. दिस वेरिएशन कॉजेज प्रेशर डिफरेंसेस इन द एटमॉस्फेयर, और ये इसका जो कारण है, इसमें जो एनर्जी जो अर्थ अलग अलग भागों में अलग अलग जो ऊर्जा प्राप्त करती है, इस डिफरेंसेस का जो कारण है वो वायुमंडल के दाब में डिफरेंस है, यानी कि उसके प्रेशर में डिफरेंस की वजह से ही, जैसे वायु एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है वो प्रेशर की वजह से ही जाती है. जब प्रेशर एक जगह पे ज़्यादा हो जाता है तो दूसरी जगह की जहाँ प्रेशर लो है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड चलने लग जाती हैं. तो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर जब गर्म हवाएं हो जाएंगी, ऊपर उठना शुरू कर देंगी, तो वो जगह जहाँ गर्म थी वहाँ दूसरी ठंडी हवाएं आ जाएंगी. इस तरह से जो अर्थ के ऊपर गर्मी और जो ठंडी हवाएं, गर्म और ठंडी हवाएं हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा करके उन स्थानों को गर्म और ठंडा करती हैं. तो इसमें देखिए, अब हम बात करेंगे सोलर रेडिएशन की. ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड रिजल्टेंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ सरफेस. यानी कि इस ये जो चैप्टर है इसमें वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने की जो प्रक्रिया है और इसके
परिणाम से अर्थ की जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पर टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझाया गया है। यानी कि अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, कहाँ कितनी रेज आती हैं, कितनी किसके द्वारा ऑब्जॉर्व की जाती हैं, कितनी किसके द्वारा रिलीज की जाती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले सोलर रेडिएशन की बात करते हैं। सोलर रेडिएशन क्या है? तो सोलर रेडिएशन, the earth surface receive most of the its energy in short wavelength, यानी कि अर्थ सरफेस मोस्ट ऑफ एनर्जी किसके रूप में, शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में रिसीव करता है अर्थ सरफेस। द एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इन शॉर्ट इज टर्म एज इंसोलेशन, यानी कि जो एनर्जी रिसीव की जाती है अर्थ के द्वारा उसको हम, जो रेडिएशन जो अर्थ से आती हैं उनको हम इंसोलेशन के नाम से जानते हैं, उनको इंसोलेशन के नाम से जाना जाता है। As the earth is geode resembling a sphere, the sun's rays fall oblique at the top of the atmosphere and the earth interrupts a very small portion of the sun's energy। यानी कि पृथ्वी जो है वो जियोड है, जियोड भू आब है, यानी कि न तो वो पूरी तरह गोल है और वो चपटे आकार में है, जियोड है। और सूर्य की जो रेज आती है वो एटमॉस्फेयर के ऊपरी छोर के ऊपर तिरछी पड़ती हैं, यानी कि पूरी की पूरी अर्थ उसके बीच में नहीं आ पाती, यानी कि पूरी अर्थ पे वो डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, जैसे कि वो जियोड शेप में है। और जियोड शेप में होने की वजह से वो क्या करते हैं, जो रेज हैं वो सन के उसके ऊपर ऐसे, ये जियोड शेप में होने की वजह से यहाँ डायरेक्ट आएंगे, लेकिन यहाँ पर रेज डायरेक्ट नहीं आ पाती, यहाँ उनको लंबा पोर्शन कवर करना पड़ता है, लेंथ ज़्यादा कवर करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर सन वो जो टेम्परेचर मिलता है वो कम और ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें जो सोलर एनर्जी है उसका बहुत कम अंश ये प्राप्त कर पाती है, ज़्यादा नहीं कर पाती है। तो अर्थ में एवरेज जो वायुमंडल की जो ऊपरी सतह है उस पर 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति मिनट, पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट ये रिसीव करती है। कितनी एनर्जी? 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट एट द टॉप इट्स एटमॉस्फेयर, यानी कि अपने एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपरी पोर्शन पे ये 1.94 कैलोरी जो है वो पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट ऑब्जर्व करती हैं। उसके बाद द सोलर आउटपुट रिसीव एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वरीज स्लाइटली इन ए ईयर ड्यू टू द वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। सोलर आउटपुट यानी कि वायुमंडल की ऊपरी जो सतह है उस पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रति वर्ष थोड़ा सा चेंज होता है, पर ईयर थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। और ये जो चेंज होता है ये अर्थ और सन के जो बीच की जो लेंथ है, जो दूरी है, उसमें डिफरेंस होने के कारण होता है। जो सन है, सन के जो अर्थ है वो सन के चारों ओर क्या करती है? रोटेशन, सर के चारों ओर रिवॉल्यूशन करती है, अपने अक्ष पे रोटेशन करती है और सन के चारों ओर ये रिवॉल्यूशन करती है। अब सन के चारों ओर जब ये रिवॉल्यूशन करती है तो एक बार तो इसकी दूरी देखिए, जैसे ये इस शेप में होती है, जियोड शेप में, यहाँ सन है, तो ये सन के चारों रोटेट करेगी तो एक बार तो इसकी दूरी, जब ये वाला पोर्शन इसके पास आता है तो इसकी दूरी कम हो जाती है, लेकिन जैसे ये घूम करके यूँ आएगी, यूँ इस शेप में आ जाएगी। अब यहाँ इसकी दूरी ज़्यादा हो गई जब ये पोर्शन इसके सामने आया तो इस तरह से इसमें रोटेशन जब करती है तो इसकी जो लेंथ है, जो इस डिफरेंस है बीच में, वो बढ़ता और बढ़ता रहता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करें दिस पोजिशन, जो डिफरेंस ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, द अर्थ इज फारदेस्ट from the sun 152 million किलोमीटर on 4th जुलाई। ये 4th जुलाई को 152
152 मिलियंस दूर होती है। 152 मिलियंस 4 जुलाई को, जो सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है अर्थ सन से। और इसी तरह से 3 जनवरी को ये 147 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर है ये। तो इसी तरह से जो ये अर्थ के ऊपर होती ये कम दूरी पर होती है तो वो 3 जनवरी को होती है। और 3 जनवरी पे ये 147 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होती है। तो जब ये दूरी पर होती है, ज़्यादा दूरी पर होती है, तो इसको एपीहीलियन अपसोर कहते हैं। और जब ये कम दूरी पर होती है तो इसको क्या बोलते हैं? उपसोर बोलते हैं। यानी कि ज़्यादा दूरी पर ये इसको एपीहीलियन और कम दूरी पर इसको पेरीहीलियन बोला जाता है, अपसोर या उपसोर बोला जाता है। तो इस तरह से अर्थ की जो दूरी है वो चेंज होती रहती है। अर्थ और जो सन के बीच की जो दूरी है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप में डिफरेंस। पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की लेयर पर जो डिफरेंस आता है सूर्यताप में, वो कैसे आता है? वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। The amount and the intensity of insolation vary during a day, in a season and a year। यानी कि सूर्यताप की जो तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन, हर मौसम, प्रति वर्ष चेंज होता रहता है। सूर्यताप यानी कि इंसोलेशन जो होता है, उनसे इंसोलेशन में ये डिफरेंसेस जो होता है उसका रीज़न क्या क्या है वो देखिए, उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। नंबर 1 है इसमें पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना। जैसे कि मैंने अभी बताया था, अगर ये वाला पोर्शन अर्थ इसके अपनी अक्ष पे रोटेट कर रही है तो इसमें क्या होगा कि जब ये अपने अक्ष पे रोटेट कर रही है, जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन जब रोटेट करके इसके सामने आएगा तो इसकी दूरी बढ़ जाएगी, और जब ये वाला पोर्शन रोटेट करके सामने आएगा तो इसकी दूरी कम हो जाएगी। यानी कि अर्थ का अपने अक्ष पर रोटेट करना। उसके बाद है सूर्य की किरणों का नतिकोण, यानी कि जो सूर्य की जो रेज आती हैं, द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज जो होती हैं, सन रेज का एंगल, या जैसे कि अभी मैंने बताया था कि सन ये यहाँ इसके डायरेक्ट है तो यहाँ कम दूरी इनको तय करनी पड़ेगी रेज को, और यहाँ जब आएंगी तो इनको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसका इंक्लिनेशन जो है रेज का वो भी इसके ऊपर इफेक्ट डालता है। फिर द लेंथ ऑफ द डे, दिन की लंबाई कितनी है, यानी कि सन किस डायरेक्शन में है। अगर सन जैसे कि हम नॉर्थ में रहते हैं, सन नॉर्थ में है तो इसका मतलब क्या होगा कि नॉर्थ में दिन लंबे हो जाएंगे, जब वो साउथ की ओर जाएगा तो हमारी साइड दिन छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह से सन की जो लंबाई है, ये डे की जो लंबाई है वो भी इसके ऊपर पूरा इफेक्ट डालती है। द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में ट्रांसपेरेंसी कितनी है, कहीं वहाँ पर क्लाउड्स तो नहीं छाए हुए। अगर क्लाउड्स होंगे तो ऊपर से रेज नहीं आ पाएंगी, अगर मौसम क्लियर है तो आराम से रेज आ जाएंगी अर्थ के ऊपर। तो इस तरह से द लास्ट 2 आवर, ये जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट 2 पॉइंट है, ये ज़्यादा इफेक्ट है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म ऑफ इट्स एस्पेक्ट, ये 2 पॉइंट ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते, लेकिन पहले वाले जो फैक्टर हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसके ऊपर डालते हैं। नेक्स्ट, द फैक्ट दैट द अर्थ एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 with the plane of its orbit around the sun has a greater influence on the amount of the insolation received at different latitude. Note the variation in the duration of the day at different latitude on solstice given in table 9.1। आगे जो टेबल है 9.1 उसमें दी देखिए कि ये इसमें कहा गया है कि अर्थ का जो अक्ष है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे कि हमारी अर्थ है, अर्थ का क्या है कि ये अर्थ है, अर्थ जैसे कि ये है, ये हमारा पोल है। अब पोल से और ये यहाँ पे सन है, तो सन से ये बिल्कुल इसके डायरेक्ट नहीं, उसमें नहीं है,
और ये थोड़ी सी जैसे झुकी हुई है, तो ये जो झुकाव है ये ये यहाँ से बिल्कुल ये आता है मिड में, ये जो झुकाव है, ये वाला जो झुकाव है, ये झुकाव 66.5 डिग्री है। यानी कि यहाँ से सन जब बीच में हो तो सन यहाँ पे होगा बीच में, और ये इसमें जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि देखिए, एक मिनट मैं यहाँ पे बनाती हूँ इसको, एक सेकंड। देखो जैसे कि ये अर्थ है और ये हो गया हमारा इसके पीछे पोलर रीजन। अब क्या होगा कि ये सन है यहाँ पे, यहाँ इसका मिड पोर्शन है। अब यहाँ इसका मिड पोर्शन जो है, इसकी जो डायरेक्ट रेज आएंगी, इसकी जो डायरेक्ट रेज आएंगी वो, अब ये सन नॉर्थ की ओर है, नॉर्थ की ओर है तो इसमें डायरेक्ट यहाँ से देखिए, अब ये यहाँ पे जाएंगी। अब यहाँ से ये झुकाव जो हुआ डायरेक्ट सन का, जो इससे यहाँ से होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें जो इसका झुकाव हुआ वो ये 90 डिग्री है, और ये इसका झुकाव जो बना वो 66.5 डिग्री बना है। तो इस तरह से इसमें जो 66.5 डिग्री का जो इसका कोण बनता है, वो डिफरेंट जो लैटिट्यूड हैं उनसे, उन पे डिफरेंट जो सन की रेज आती है उसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। यानी कि अर्थ जो हमारी झुकी हुई है, जो अगर ये सीधी तो होती तो सन की रेज डायरेक्ट आती है, एक ही जगह पे आती, लेकिन ये झुकी हुई है और इसका झुकाव की वजह से ही इसने अपने ऊपर जो अपना जो झुकाव बना रखा वो सन के उसमें 66.5 डिग्री बना हुआ है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें एक बार इसकी टेबल देख लीजिए। आपने इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो टेबल है उस पर कैसे कैसे इसमें, जैसे नॉर्थ में देखिए, नॉर्थ में जब सन जो होता है नॉर्थ की ओर होता है तो उस टाइम कितने डिग्री पे, पहले लैटिट्यूड दिए हुए हैं, पहले इसमें लैटिट्यूड दिए हुए हैं, जैसे 0 डिग्री है, 20 डिग्री है, 40 डिग्री है। ये देखिए इसमें इसके सारे लैटिट्यूड दिए हुए हैं, जैसे ये 0 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। और ये दिसंबर के महीने का है, ये जून के महीने का है, ठीक है, ये नॉर्थ का ही दिखा रखा है सारा। तो इसमें 0 डिग्री पे 12 घंटे का दिन होता है, ठीक है, और फिर 20 डिग्री पे ये कितने घंटे का है, ये सारा टाइम आपको दिखा रखा है, 40 डिग्री पे कितने का, 60 डिग्री पे कितने का, और 90 डिग्री पे कितने का होता है, ठीक है। ये दिसंबर के महीने की बात है। जब जून का महीना होता है तो फिर कितना 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 होता है। ये विंटर और समर में सोलिस्टिक इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि 0 लैटिट्यूड जो है वो पहले दिखा रखा है 0 डिग्री पे 12 घंटे का दिन, और दिसंबर के महीने में, और उसके बाद जून के महीने में ये 12 घंटे का। उसके बाद 20 डिग्री के ऊपर ये 10 घंटे 48 मिनट, और जून में है ये 13 घंटे, यानी कि जून में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जून में जो है वहाँ पर क्या होता है, जो सन है नॉर्थ की ओर होता है, और नॉर्थ के होने से हमें जो ये जो सन की रेज है वो ज़्यादा टाइम तक मिलती है। आपने देखा होगा कि दिन बहुत जल्दी नहीं बल्कि बहुत लेट वो होता है, सूर्यास्त होता है, और बहुत जल्दी सुबह सूर्य उदय हो जाता है। तो ये जून के महीने, अब आप देख सकते हैं, अभी आप फील कर सकते हैं, अब जो टाइम चल रहा है इसमें भी आप इसको फील कर सकते हैं कि कैसे कैसे सन की रेज इसके ऊपर इफेक्ट डालती हैं। और ये देखिए जैसे यहाँ इसमें दिखा रखा है, ये सन है, यहाँ पे सन ये नॉर्थ की ओर जब सन होता है तो ये 23.5 डिग्री, अब जून में 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसके ऊपर है। अब यहाँ से तो सन की रेज डायरेक्ट आ रही हैं, लेकिन यहाँ इक्वेटर के ऊपर ये कितने का 66.5 डिग्री का जो एंगल बना रहा है, और यहाँ पे 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट आ रही है रेज, सन यहाँ है नॉर्थ की ओर, यहाँ 47 डिग्री का, और यहाँ फिर 23.5 डिग्री का एंगल सन बना रहा है। ये इधर इसके लैटिट्यूड दिखाए हुए हैं, 0, 23.5, 66, और फिर ये 90 डिग्री पोल है ये यहाँ पे, और साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों हैं। तो इस तरह से इसमें जो सन की रेज है वो पूरा इफेक्ट डालती है इसके ऊपर, सन की रेज कहाँ किस टाइम में कितनी आती हैं,
कितना लंबा सूर्य जो है चमकता है, वो उन सब का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हीटिंग एंड, एक सेकेंड, इसमें है द पासेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में से जो सोलर रेडिएशन पास होता है वो कैसे कैसे होता है। तो इसमें सोलर रेडिएशन जो है जब आता है, द एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, यानी कि लघु तरंग धैर्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल जो है वो बिल्कुल पारदर्शी होता है। उससे जो सन की रेज है वो डायरेक्ट आ सकती हैं, उनके लिए वायुमंडल बिल्कुल पारदर्शी होता है। और The incoming solar radiation passes through the atmosphere before streaking the earth surface। जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें जो है वायुमंडल से होकर ही गुजरती हैं, बिल्कुल गुजरती हैं। विद इन द ट्रोपोस्फेयर वाटर वेपर, ओजोन एंड अदर गैसेज अब्जॉर्ब मच ऑफ द नियर इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी कि जो क्षोभ मंडल में मौजूद जो जितने भी जल वाटर वेपर हैं, ओजोन है या दूसरी जो रेज हैं, वो क्या करती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी कि सन की जो रेज आती है उनको अब्जॉर्ब कर लेती है। विद इन द ट्रोपोस्फियर वाटर वेपर, ओजोन, अदर गैसेज अब्जॉर्ब मच ऑफ द near infrared radiation। Very small suspended particles in the troposphere scatter visible spectrum both to the space and towards the earth's surface। This process adds color to the sky। The red color of the rising and the setting sun and the blue color of the sky are the result of scattering of light within the atmosphere। यानी कि इसमें क्या होता है कि सौर मंडल जब होता है, यानी कि जो इसमें सौर मंडल में छोटे निलंबित कण जो दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष और पृथ्वी अर्थ की जो लेयर है उसकी ओर विकीर्ण कर देते हैं, बिखरा देते हैं। और यही प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है। इसी से जो उदय और अस्त होता है ना, अस्त होने का जो समय है सूर्य का वो लाल दिखता है भाई। ये जो स्कैटरिंग कर देती है ना, रेज में स्कैटरिंग कर देती है, जिसकी वजह से ये सूर्य हमें लाल दिखाई देता है जब सूर्य अस्त होता है या सुबह जब सूर्य निकलता है, वो देख लेना आप। और इसमें इससे हमें जो अपने जो आकाश का रंग भी वो भी कैसा दिखाई देता है, वो भी नीला दिखाई देता है। ये सब जो रेज जो सन से आने वाली रेज है और वो स्कैटर होती है तो उसी की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन एट द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर यानी कि सूर्यास्त का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण। स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन एट द अर्थ सरफेस। The insolation received at the surface varies from about, यानी कि अर्थ के ऊपर जो ये जो इंसोलेशन आता है क्या वो सभी जगह पे एक जैसा आता है? अभी हमने डिस्कस किया था ये सभी जगह यहाँ डायरेक्ट आएगा तो यहाँ ज़्यादा आएगा, यहाँ डायरेक्ट नहीं, यहाँ उनको लंबा एरिया कवर करना पड़ता है तो यहाँ फिर ये कम आएगा। तो इसी तरह से ये डिफरेंट है। और इसमें ट्रॉपिक रीजन पे तो कितने 320 वाट मीटर स्क्वायर एरिया में पर मीटर स्क्वायर एरिया में 320 वाट और 70 वाट जो है वो आता है किसके ऊपर, वो पोलर रीजन के ऊपर आता है। पोल्स के ऊपर 70 और इसके ऊपर 32 वाट आता है। ये पर स्क्वायर मीटर एरिया में आता है। तो इसमें मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव्ड ओवर द सबट्रॉपिकल डेजर्ट वेयर क्लाउडनेस इज द लीस्ट, यानी कि जहाँ पर बादल कम होंगे, जहाँ पर आकाश जो क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, वहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा रिसीव होगा। जैसे कि राजस्थान में होता है, राजस्थान डेजर्ट एरिया में होता है, वहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्ट रेज आती हैं और डायरेक्ट रेज आती हैं तो फिर इससे इंसोलेशन भी ज़्यादा रिसीव होता है। उसके बाद इक्वेटर रिसीव कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन देन
लेस इंसोलेशन देन द ट्रॉपिक्स, यानी कि इक्वेटर रिसीव कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन देन द ट्रॉपिक। ट्रॉपिक एरिया की बजाय इक्वेटर जो है वहाँ पर भी इंसोलेशन कम रिसीव होता है। जनरली एट द सेम लैटिट्यूड द इंसोलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशियन। देखिए ओशियन पे भी रेज वही आएंगी और कॉन्टिनेंट पे भी रेज वही आएंगी, बट ओशियन क्या करता है कि ओशियन के जो वाटर है, वाटर की डेंसिटी कम होती है, इसलिए उसमें क्या होता है, रेज अंदर तक चली जाती हैं। आप कभी भी ओशियन के पास या किसी वाटर बॉडी के पास बैठ करके देखना कि आपको सन की रेज अंदर भी दिखाई देंगी, तो इसका मतलब वहाँ जो एनर्जी आती है वो अंदर तक चली जाती है और उनको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ता है। जबकि अर्थ के ऊपर जो एनर्जी आती है वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं जा पाती और वो ज़्यादा एरिया को कवर नहीं करती, इसलिए अर्थ के ऊपर जो कॉन्टिनेंटल पोर्शन है उसके ऊपर जो गर्मी ज़्यादा होती है बजाय कि ओशियन के। ओशियन के ऊपर वो रेज अंदर तक जाएंगी, ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पर गर्मी ज़्यादा नहीं हो पाती। तो इन विंटर द मिडल हायर लैटिट्यूड रिसीव लेस रेडिएशन देन इन समर, यानी कि समर की बजाय विंटर में भी जो इंटरमीडिएट एरिया है वहाँ पर मिडल और जो हायर लैटिट्यूड है वहाँ पर एनर्जी समर में ज़्यादा रिसीव होती है बजाय कि विंटर के। अब है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का ठंडा और गर्म होना। एटमॉस्फेयर कैसे ठंडा और गर्म होता है, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इनको बहुत ध्यान से समझना कि कैसे कैसे। देखिए हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कैसे गर्म और ठंडा होता है। देर आर डिफरेंट वेज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि डिफरेंट तरीके हैं हीटिंग एंड कूलिंग के ऑफ द एटमॉस्फेयर के हीटिंग और कूलिंग के डिफरेंट तरीके हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटिंग बाय इंसोलेशन ट्रांसमिट द हीट ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर नियर टू द नॉर्थ इन लॉन्ग वेव्स फॉर्म, यानी कि जो इंसोलेशन आता हुआ इंसोलेशन यानी कि प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद जो अर्थ है वो अपने लेयर जो निकट वाली लेयर है ना उसको गर्म करना स्टार्ट करती है भाई। जैसे अर्थ जैसे ही इंसोलेशन लेती है, इंसोलेशन के बाद वो गर्म हो जाती है इंसोलेशन लेने के बाद, और गर्म होने के बाद वो साथ वाली वाटर बॉडी को क्या करना शुरू कर देती है, गर्म करना शुरू कर देती है। तो इसमें जब वो गर्म करना, द एयर इन कॉन्टेंट विद द लैंड गेट्स हीटेड स्लोली एंड द अपर लेयर इज कॉन्टेंट विद द लोअर लेयर ऑल्सो गेट हीटेड, यानी कि सन का रेज अर्थ के ऊपर जब सन की रेज आती है पहले ये नीचे वाली लेयर गर्म होती है, फिर धीरे धीरे ये अपने साथ वाली लेयर को गर्म, जब ये पूरी तरह गर्म हो जाती है तो ये साथ वाली लेयर को भी गर्म करना शुरू कर देती है। तो इस तरह से अपर लेयर जब गर्म हो जाती है तो ये जो प्रोसेस है इस टाइप की प्रोसेस को क्या कहलाते हैं, ये कंडक्शन कहलाती है भाई। इस टाइप की जो प्रोसेस है वो कंडक्शन कहलाती है। कंडक्शन टेक्स प्लेस व्हेन टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर आर इन कॉन्टैक्ट विद वन टू कलर बॉडी, यानी कि ये प्रोसेस कब होती है, जब एक वाटर बॉडी बहुत ठंडी हो और दूसरी बहुत ही गर्म हो, तो ये गर्म वाली से हीट क्या करेगी, ठंडी वाले की तरफ आएगी और तब तक आती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। तो इस तरह से कंडक्शन इज इम्पोर्टेंट इन हीटिंग द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर है उनमें जो हीटिंग का जो प्रोसेस होता है वो उसके लिए कौन इम्पोर्टेंट है, वो कंडक्शन है भाई। उसके बाद है द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ राइजेज वर्टिकली ऑन हीटिंग ऑन द इन द फॉर्म ऑफ करंट्स एंड further transmit the heat of the atmosphere. The air is contact with earth rises vertically on heating in the form of the current and further transmit the heating of the atmosphere.
यानी कि पृथ्वी के संपर्क में आई हुई जो वायु है, जब वो गर्म होकर धाराओं के रूप में वर्टिकली ऊपर उठती है, एयर जो अर्थ के कांटेक्ट में आई हुई वायु जब गर्म हो जाती है और वो जो करंट के रूप में जब ऊपर उठती है, तो ऊपर उठती है वायु ऊपर वाले पोर्शन को क्या करना शुरू कर देती है, गर्म करना शुरू कर देती है। दिस प्रोसेस ऑफ वर्टिकली हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज कन्वेक्शन। यानी कि इसमें तो क्या था, एक बॉडी एक लेयर दूसरी लेयर, इसमें क्या करेगी, नीचे वाली लेयर जो गर्म होकर के वर्टिकली ऊपर जाएगी और वर्टिकली फॉर्म में ही ये चलेगी, इसलिए इसको कन्वेक्शन के नाम से जाना जाता है। जब एयर नीचे से गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की ओर चलना शुरू कर देती है, जिसको कन्वेक्शन कहते हैं। वर्टिकली फॉर्म में चलती है ये। rises vertically on heating in the form of currents and further transmit the heat of the atmosphere है, ये स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक दिया है, एटमोस्फेयर। दिस प्रोसेस ऑफ वर्टिकली हीटिंग ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज कन्वेक्शन। द कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू द ट्रोपोस्फेयर। ये सिर्फ कहाँ पे होती है, ट्रोपोस्फेयर में होती है। इस टाइप की जो एनर्जी रिलीजन होता है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है वो सौरमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में सौरमंडल की जो सीमा है वहीं तक सीमित रहता है भाई, आगे ये नहीं होता है। नेक्स्ट जो थर्ड जो टाइप है इसका एनर्जी ट्रांसमिट का वो है द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टली मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। यानी कि जब एनर्जी द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टली मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। जब मूवमेंट हॉरिजॉन्टल हो यानी कि यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ एनर्जी चले, उसको बोलते हैं एडवेक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। नीचे वाली सारी अर्थ को गर्म करने के लिए, नीचे वाले जो आपका जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट है वर्टिकली मूवमेंट की बजाय हॉरिजॉन्टली मूवमेंट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि इसमें क्या होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में जो वायुमंडलीय गैसें हैं, देखिए द इंसोलेशन रिसीव बाय द अर्थ इज इन शॉर्ट वेव फॉर्म एंड हीट्स अप इट्स सरफेस। The earth after being heated itself become a radiating body and it radiates energy to the atmosphere in long waves form। यानी कि एनर्जी जो इंसोलेशन से अर्थ एनर्जी रिसीव करती है वो शॉर्ट वेव्स में करती है भाई। और ये जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाती है, पूरी तरह से हीट हो जाती है, तो उसके बाद ये अपनी जो इन्होंने रिसीव किया था, जिन इंसोलेशन को रिसीव किया था, उसी को ये दोबारा से रेडिएट करती है। और इसको जब ये रेडिएट करती है तो वो लॉन्ग वेव्स में करती है। अब इसने शॉर्ट वेव्स में इनको लिया था, लेकिन लॉन्ग वेव्स में ये इसको ट्रांसफर करती है। कौन, अर्थ। यानी कि पृथ्वी जो है वो प्रवेशी सौर विकिरण, पृथ्वी द्वारा प्राप्त जो प्रवेशी सौर विकिरण है वो जो लघु तरंगों के रूप में होता है। और जब पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है तो गर्म होने के बाद वो जो विकिरण करती है, विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में वो दीर्घ तरंगों के रूप में अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती है। यानी कि अपनी एनर्जी को जब वो रिलीज करती है तो वो लघु तरंगों के रूप में, दीर्घ तरंगों के रूप में करती है। लघु तरंगों के रूप में लेती है और दीर्घ तरंगों के रूप में वो उनको रिलीज करती है। उसके बाद देखिए the long waves radiation is absorbed by the atmosphere gases, particularly by carbon dioxide and the other greenhouse gases. Thus the atmosphere is indirectly heated by the earth radiation। यानी कि जब ये ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म कर देती है
जब ये वीकेंड पिंड बन जाती है तो उसके बाद वायुमंडल में ऊर्जा रिलीज करती है, और रिलीज करने के बाद ये जब वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है तो इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण के नाम से जाना जाता है। अब दीर्घ विकिरण तरंग धैर्य विकिरण जो वायुमंडलीय गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरी ग्रीन हाउसेज गैसें हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेती है, और इस प्रकार जो एटमॉस्फेयर है उसमें पार्थिव विकिरण जो होते हैं यानी कि जो अर्थ से रेडिएशन निकलती हैं उनके द्वारा ये इनडायरेक्ट रूप से गर्म होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर इनडायरेक्ट रूप से उनसे गर्म होता है, और न कि जो यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है वो सन से आती हुई रेज से गर्म नहीं होता है, बल्कि वो अर्थ से जो एनर्जी रिलीज होती है, जो अर्थ जो अपनी रेज दोबारा उसके ऊपर भेजती है, रेडिएट करती है, तो उन्हीं से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, न कि आते हुई सन रेज से। यानी कि शॉर्ट वेव्स में जो वेव जाती है उनसे ये नहीं गर्म होता है, बल्कि लॉन्ग वेव जो चलती हैं अर्थ को गर्म करने के बाद जो वापस चलती हैं तो उनसे एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तो इस तरह से जो वायुमंडल है वो गर्म होता है, और वायुमंडल जो विकिरण द्वारा ताप के अंतरिक्ष में भेज देता है। भाई वायुमंडल जब गर्म होता है तो गर्म होने के बाद वो फिर अपने उसको वापस वायुमंडल में भेज देता है। Atmosphere in turn radiate and transmit heat to the space. Finally, the amount of heat received from the sun is returned to space, thereby maintaining constant temperature at the earth surface and in the atmosphere. यानी कि अर्थ ने जो सन ने जो रेज दी थी वो अर्थ ने ले ली और अपने आप को गर्म करने के बाद वो वापस से सन को ही भेज दी। कहने का मतलब है कि ये जो साइकिल है ये हर रोज चलता है, इसी वजह से न तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है और न ही ज़्यादा कम होता है। जितना वो लेती है उतना ही वो वापस भी करती है। दिन में वो लेती है तो रात को वो उसको वापस से करती है। नेक्स्ट है हीट बजट ऑफ द प्लेनेट अर्थ। अब ये हीट बजट है भाई, इसको बहुत ध्यान से समझना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आएगी आपको एक बार, लेकिन एक बार समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसमें आपको नीचे दिखा भी रखा है टेबल में 9.2 में कि हीट बजट जो है अर्थ का कैसे बना रहता है, बजट कैसे बनाए रखती है अर्थ। देखिए इसमें द हीट बजट ऑफ द प्लेनेट अर्थ, द अर्थ एज होल डज नॉट accumulate और लॉस हीट। यानी कि जो अर्थ है वो न तो उसको जो रेज लेती है अर्थ से, न ही तो उसका ह्रास करती है और न ही उसका संचय करती है, न तो उसको अब्जॉर्ब करती है और न ही उसको ये है कि उसमें अपने पास जो है उसमें से वो देती है। जितना वो लेती है उतना ही वो वापस करती है। इट मेंटेन्स इट्स टेम्परेचर, इससे वे अपने टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन रखती है। दिस कैन हैपन ओनली एट द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव एट द फॉर्म ऑफ इंसोलेशन इक्वल द अमाउंट लॉस्ट बाय द अर्थ थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये कब संभव है, कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब ये रिसीव करती है, इंसोलेशन को रिसीव करती है, और जितना रिसीव करती है उतना ही ये वापस से भेज देती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू ये वापस से भेज देती है। तो इस तरह से ये बैलेंस को बनाए रखती हैं। देखिए कंसीडर दैट द इंसोलेशन रिसीव एट द टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज 100%। हम जितनी रेडिएशन आती है अर्थ से उनको हम 100% मान लेते कि वो 100% है। व्हाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्ट, स्कैटर्ड एंड अब्जॉर्ब्ड ओनली द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ विच इज द अर्थ सरफेस। यानी कि जब ये हमारे एटमॉस्फेयर से टकराई तो उसमें से कुछ तो वापस चला गया और कुछ उसने अब्जॉर्ब कर लिया और कुछ नीचे पास कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें इस डायग्राम के ऊपर आ जाइए। जब इसने 100% दिया, इसको 100% इसको दिया, इसमें से इसने क्या किया, 34% तो वापस ही भेज दिया। 34% तो इसने लिया ही नहीं, देख 35% तो इसने रिफ्लेक्ट कर दिया वहीं से। देखिए 35% इसने यहाँ रिफ्लेक्ट कर दिया।
इसमें से 35 में से 27 यूनिट आर रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाउड्स, यानी कि 27% तो बादलों ने अपने ऊपर से ही रिफ्लेक्ट कर दिया, और 2% जो है वो कहाँ से, स्नो जो आइस आपकी अर्थ के ऊपर जमी हुई है वहां से रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। और 6% जो है वो स्केटर्ड हो गया, ऊपर से ही वापिस चला गया। तो इस तरह से ये 39 और 6 35 हो गए। अब बचा कितना, 65%। 65 यूनिट हमारे पास आई, 100 यूनिट हमने मानी थी, 65 हमारे पास नीचे आई। अब इसमें से 14 यूनिट्स विद इन द एटमॉस्फेयर एंड 51 यूनिट्स बाय द अर्थ सरफेस। 14 यूनिट्स तो ऑब्जर्व कर ली किसने, एटमॉस्फेयर ने, आते हुए ऑब्जर्व कर ली। और हमारी अर्थ के ऊपर कितनी आई फिर, 51%। अब 51% अर्थ ने ऑब्जर्व कर ली। इसमें से द अर्थ रेडिएट बैक 51 यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड ऑफ दीज, यानी कि 51 टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में ये वापस भेज देगी। और 17 यूनिट आर रेडिएट टू स्पेस डायरेक्टली। ये 17% जो है, 17 यूनिट जो है वो डायरेक्ट भेज दी। अब 51 तो इसने एटमॉस्फेयर में भेजी, और 17 जो है वो किस में भेजी, वो इसमें अर्थ में जो डायरेक्ट इसमें इस एटमॉस्फेयर में भेज दी। सॉरी, 17 यूनिट तो डायरेक्ट भेज दी और 51 जो है एटमॉस्फेयर में भेज दी। अब इसमें से भी देखिए 34 यूनिट जो इसने एटमॉस्फेयर में भेजी, उसमें से 6 यूनिट ऑब्जर्व डायरेक्टली टू द एटमॉस्फेयर। 6 तो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर ली एटमॉस्फेयर ने। 9 यूनिट थ्रो कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस। 9 यूनिट जो है कन्वेक्शन वेव जो उठती है उनकी थ्रू गई। और 19 यूनिट थ्रो लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो होता है बादलों में, उसमें उसकी वजह से 19 जो है एटमॉस्फेयर ने ऑब्जर्व कर ली। 48 यूनिट ऑब्जर्व बाय द एटमॉस्फेयर। अब 14 तो ये ऑब्जर्व की थी एटमॉस्फेयर ने जो डायरेक्ट आई थी, और 34 जो अर्थ ने भेजी वो ऑब्जर्व कर ली। तो टोटल जो है यूनिट कितनी, 48 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर ने ऑब्जर्व कर ली। उसके बाद है देखिए टेरेस्ट्रियल आर रेडिएट बैक इनटू स्पेस, यानी कि जितनी यूनिट अर्थ के ऊपर आई वो सारी की सारी यूनिट अर्थ ने वापस भेज दी, सारी की सारी यूनिट अर्थ ने वापस भेज दी। दस द टोटल रेडिएशन रिटर्निंग फ्रॉम द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर रिस्पेक्टिवली इज 17 + 48, 65 होगी ना। 17 तो अर्थ से डायरेक्ट चली गई थी, 34 उन्होंने एटमॉस्फेयर को दे दी थी, और एटमॉस्फेयर ने पहले 48 ले रखी थी, 14 ले रखी थी। तो टोटल हो गई है 48 और 17 कितनी हो गई, 65। ठीक है, इस तरह से सारी की सारी यूनिट जितनी अर्थ ने ली थी वो वापस से भेज दी, और 35 जो है उन्होंने पहले ही वहीं से वापस से भेज दी थी। इस तरह से 100 की 100 यूनिट जो है अर्थ वापस भेज देती है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर बचता है वो हमारी अगली जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें करेंगे, तो तब तक इसको अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू।